2025 का जो मैं जल्दी में सारे चैप्टर बना रहा था, लेकिन लास्ट चैप्टर है अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं इसको आराम से समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चूंकि ट्रेनिंग मेरा स्पेशलाइजेशन भी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो इसको मैं आराम से बताता हूँ। सबसे पहले कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेटोलॉजी के अनुसार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। यानी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का एक बेसिक फॉर्म होगा प्रिपरेशन का, वही है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। डॉक्टर हरदयाल सिंह जी है, वो कहते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड जो ट्रेनिंग होता है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पर बेस्ड होगा। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो इसके प्रिंसिपल्स हैं और सब कुछ है वो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। 12 में अब हम लोग पढ़ना है कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कि हम लोग ने कंपोनेंट पढ़ा था, जो कि इस सिलेबस में थोड़ा थोड़ा है, जो मैं बता देता हूँ, उनको कैसे डेवलप करना है। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले स्पोर्ट्स का है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा है, क्योंकि स्कूल लेवल पे सबसे पहले क्या होता है, प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए टैलेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर टैलेंट सही टाइम पे आइडेंटिफाई हो गया तो उसको नर्चर करने पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे एथलीट और एक अच्छे प्लेयर मिलते हैं। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, टैलेंट कैन बी डिफाइंड एज एडिक्वेट एटीट्यूड और एबिलिटी इन वन डायरेक्शन। सबसे पहले तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो पहले टैलेंट डिटेक्शन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे वॉलीबॉल ही खिला रहे हैं तो सबसे पहले सबको थोड़ा थोड़ा देख के देखते हैं कि किसका हाथ सीधा है, कौन सा नेचुरली टैलेंटेड है। तो टैलेंट के डिटेक्शन करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहले तो छाटे कि ये सब ठीक लग रहा है, फिर उसका डिटेक्शन करते हैं। टैलेंट डेवलपमेंट, यानी पूछेगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो आपको 5 प्रोसेस लिखना है। मैं ये लेके बैठा हूँ एनसीईआरटी सीबीएसई का, जो सीबीएसई से ही मैंने डाउनलोड करके प्रिंट करा लिया है, वही लेके बैठा हूँ, क्योंकि इसको ही वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। तो पहला टैलेंट डिटेक्शन, दूसरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, दूसरा टैलेंट डेवलपमेंट, तब टैलेंट सेलेक्शन। अब जितना डेवलपमेंट होने के बाद फिर सेलेक्ट कीजिए। पहले तो डिटेक्ट किए, आइडेंटिफाई किए, फिर डेवलप किए, थोड़ा डेवलप करने के बाद फिर हायर लेवल के लिए फिर से सेलेक्ट कीजिए, और तब टैलेंट ट्रांसफर। उनका टैलेंट जो है फोकसेस ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पोर्ट टू अनदर स्पोर्ट वेयर देयर आर मोर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। अब इसमें देखना टैलेंट जब हम ऊपर का सेलेक्ट कर लिए, अब एथलेटिक बॉडी है, उसका सब कुछ अच्छा है, तो देखना है कि किस स्पोर्ट्स में और ज़्यादा बेहतर कर सकता है, फिर उसमें जाकर टैलेंट को ट्रांसफर कर देना है। इसको याद रखने के लिए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को याद रखने के लिए मैंने वो किया है, डिड सेलेक्ट मैंने क्या आपने सेलेक्ट किया। तो डिड क्या, डी यानी डिटेक्शन, आई यानी आइडेंटिफिकेशन, डी यानी डेवलपमेंट, और फिर SLECT, तो सेलेक्ट का टी फिर हटा लिया तो टैलेंट ट्रांसफर। तो ठीक है, तो डिड सेलेक्ट यानी कि डिड सेलेक्ट, टी से ट्रांसफर लास्ट में, यानी टैलेंट ट्रांसफर, यानी कि डिटेक्शन शुरू होकर ट्रांसफर पर खत्म हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट टैलेंट, रिकॉग्निशन ऑफ द हिडन टैलेंट, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग ए सिग्निफिकेंट एसेट फॉर द कंट्री। स्कूल लेवल पर ही जब छोटे छोटे प्लेयर चुने जाते हैं, जैसे मैंने जो PhD किया है वो किया है एक स्पोर्ट्स, संजय फोगाट जी हैं, उनके जीवनी पर किया है मैंने। तो वो PhD जब मैं उनके गांव गया और जब मैं उनसे ये कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, तो मालूम चला कि उनका आइडेंटिफिकेशन किसने किया था, तो स्कूल के एक टीचर ने किया था। उसी से बोला कि तुम्हारा हाथ बहुत लंबा है और अपर लिम्ब भी अच्छा डेवलप हो रहा है, तुम वॉलीबॉल खेलो। और वहाँ पे हाथ पर लंबा कर उनको वॉलीबॉल में शुरू से डाला गया, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वहीं से हो गया था। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल, और वो अर्जुना अवार्डी भी हैं, और 3 बार उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बेस्ट प्लेयर मिल चुका है। तो काफ़ी एशिया के मशहूर खिलाड़ियों में से एक है संजय फोगाट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या क्या होगा, तो पहले है साइंटिफिक टेस्टिंग। पहले तो अगर हाई लेवल पे होता है तो साइंटिफिक टेस्टिंग में आता है कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, जो कि आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये 5 मेन बेसिक कंपोनेंट है। ये 11 में भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये पांचों का साइंटिफिक टेस्टिंग हो जाएगा कि क्या क्या कैसे है, किस स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है। तब होता है जिस गेम को सिखाना चाह रहे उसका स्किल असेसमेंट, फिर साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन कि मन से कमजोर तो नहीं, ऐसा था कि एक बार हारा बस खेल छोड़ देगा, तो साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन,
फिर जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी देखा जाता है। जैसे मम्मी पापा दोनों लंबे हैं, यानी कि लंबे होने का चांस ज़्यादा है, तो इसको वॉलीबॉल बास्केटबॉल इस तरह खेल खेलना चाहिए। मम्मी पापा दोनों अच्छे एथलीट तो रहे हैं लेकिन कम हाइट रहा है, तो ये शॉर्ट रनिंग में जा सकते हैं, ये फुटबॉल ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, तो ये भी देखना है। और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, जब कुछ सिखा रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना है कि ये सही पे सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। टैलेंट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो पहले स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर, जब तक मैच खिलाएगा नहीं, जब तक एग्जाम देगा नहीं, बच्चा पता चलेगा कि सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर होना चाहिए। साइकोलॉजिकल मेंटल कंडीशनिंग होते रहना चाहिए उसका, यानी जीत हार खेल में उसको जाते रहना चाहिए, यानी कि उसको एक्सपोजर मिलते रहना चाहिए स्पोर्ट्स का। और एक सपोर्ट सिस्टम तो होना ही चाहिए। सपोर्ट सिस्टम मतलब मम्मी पापा, टीचर, उसको लगे कि जब भी कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो और लोग हैं हमारे पास जो सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये खत्म हुआ। अब है नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। अब ये बता रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल या पीरियडाइजेशन जो है, पीरियडाइजेशन के फादर माने जाते हैं मैक्विजियो। ये 1965 इन्होंने पीरियडाइजेशन डेवलप किया था, जिसका है सबसे छोटा, अगर कम दिन का अगर बाकी है आपके पास टाइम कंपटीशन में, तो आप ट्रेनिंग लोड को अचानक बढ़ा कर छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो साइकिल। उसके बाद होता है मेसो साइकिल, जब 3 महीना तक का है, धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज करके डाउन करते हैं, मेसो साइकिल होता है। फिर मैक्रो साइकिल यानी 1 ईयर प्लान। उसके बाद एक और होता है ओलंपिक प्लान, मतलब कि वो 8 साल, 4 साल, 8 साल, 12 साल तक चलता है। एक ओलंपिक के बाद अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो है पीरियडाइजेशन है, ये पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे छोटा माइक्रो साइकिल 7 to 15 डेज, उसके बाद मेसो साइकिल 15 डेज to 3 मंथ्स, उसके बाद होता है मैक्रो साइकिल 1 ईयर प्लान, और आप चाहें तो ओलंपिक प्लान भी वहाँ डाल सकते हैं। तो ये है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का साइकिलिंग। ये साइकिलिंग जो है वो आपके दिखाता है कि हम कैसे एक ओवर कॉम्पेंसेशन या सुपर कॉम्पेंसेशन पीरियड आता है स्पोर्ट्स में, कि कैसे हम सही टाइम पर, जिस समय मैच का टाइम हो, जिस पिक टाइम हो टूर्नामेंट का, उस समय हम परफॉर्मेंस कैसे हाई करें अपना। तो उसके लिए साइंटिफिक प्रोसेस है पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग, कि 10 दिन बाकी है तो माइक्रो साइकिल जाना है, थोड़ा 3 महीना बाकी है तो मेसो साइकिल जाना है, 1 साल अगर नेशनल खेले, अगला नेशनल के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देना है आपको, तो मैक्रो साइकिल जाना है। ये साइंटिफिक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपका इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग, ये सारा कुछ मिला हुआ रहता है कि कैसे इसको डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका 11 मैंने बताया हुआ था कि वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या है, इंटेंसिटी ऑफ क्या है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग क्या है। अब नाउ स्ट्रेंथ पे आ जाइए। स्ट्रेंथ 11 पढ़ा है आपने, लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल और ए ग्रुप ऑफ मसल टू एक्सर्ट फोर्स या टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। अगर इसका डिफिनेशन देखिएगा तो ऐसे ही है, जैसे बैरो मिगी ने क्या कहा कि स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स, यानी कि एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल को टू एक्सर्ट फोर्स, वही ये भी कह रहे हैं, ठीक है। या फिर जो मैंने कहा स्ट्रेंथ एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस या एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस, वो कहा है एच सिंह ने। एच सिंह को याद रखने के लिए, हनी सिंह भी स्पोर्ट्समैन रहे तो वो ऐसा बोले, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। ये क्या कहे, माइक के रेसिस्टेंस के सामने वो गा रहे हैं और वो उसमें ताकत लग रहा है, ऐसा आप रिलेट कर दिया तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आ गया एमसीक्यू में तो आप उसको कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ 2 तरह का बेसिकली होता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, और डायनामिक स्ट्रेंथ जिसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अब ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ का कोई टाइप नहीं होता है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो, हिल कुछ भी नहीं रहा है, तो उसका कोई टाइप नहीं है। लेकिन आइसोटोनिक यानी कि डायनामिक स्ट्रेंथ का 3 तरह का ये मैक्सिमम, व्हेन आवर मसल एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। व्हेन आवर मसल एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस विथ स्पीड, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जब एक्सप्लोसिव कैसे बना, एक्सप्लोजन, धमाका, जैसे बम फूटता है तो अचानक फूटता है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे। एक राजू श्रीवास्तव का आप लोग वीडियो देखे होंगे कि एक आदमी गुस्से में बोलता है, क्योंकि न्यूज वाले क्या होता है, कहीं पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं। तो एक जब बम फटा था, बहुत लोग चोट लगी थी, एक आदमी आके पूछा बम कैसे फटा, तो गुस्से में बोलता है कि बम जी लौटते हुए मेरे पास आए और बोले क्या मैं फट लूँ, तो मैंने कहा हाँ फट लो, तो फट से फट गए धीरे से। तो ऐसा होता है, एक्सप्लोजन है धमाका। तो एक्सप्लोसिव एनर्जी मीन्स, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ एक्ट अगेंस्ट स्ट्रेंथ विथ स्पीड। तो स्पीड और स्ट्रेंथ का मिक्सचर है,
सेम सूत्र जब हम एंड्योर करते हैं उसको, यानी सस्टेन करते हैं उस स्ट्रेंथ को काफी देर तक, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। या डायनेमिक स्ट्रेंथ तीन तरह का हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब ये तीनों को डेवलप करने, यानी कि सारे स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए स्टैटिक स्ट्रेंथ के लिए स्टैटिक टाइप से डेवलप करेंगे उसको, और डायनेमिक तरीके से। तो इसके लिए तीन मेथड है। और इस पूरे चैप्टर में बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि मेथड क्या होगा आपके डेवलपमेंट का। तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का मेथड है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। अब इसको देख लीजिए, आइसो यानी कांस्टेंट तीनों जगह होगा, मैट्रिक मतलब दूरी, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंट मतलब हिल ही नहीं रहा है। एग्जांपल याद रखिएगा, पुशिंग अगेंस्ट वॉल, इतना दीवार कमजोर नहीं होना चाहिए गिर जाए, नहीं तो फिर वो जो है आइसोटोनिक हो जाएगा, गिर गया यानी गति में आ गया। सिटिंग, मेकिंग सिटिंग पोस्चर विदाउट चेयर, हालत खराब हो जाती है, थोड़ी देर हम कर करके देख चुके हैं। कीपिंग हैवी लोड और कीपिंग एनी लोड ऑन योर शोल्डर और हेड विदाउट मूवमेंट, ये सारा कुछ जहां मूवमेंट नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी लग रही है, तो वो सब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, यहां पर टोन का मतलब मसल टोन से है, मसल का टोन, और टोन का एक और मतलब होता है लय में रहना। तो दोनों के अर्थ में ले सकते हैं आप। जैसे आप डंबलिंग कर रहे हैं तो एक टोन एक लय है, जॉगिंग कर रहे हैं एक टोन एक लय है, स्किपिंग कर रहे हैं एक टोन एक लय है, यानी कि कांस्टेंट लय में है या कांस्टेंट मसल टोन में है। टोन का मतलब होता है कि ताकत में आना, तो वो अगर टोन में है मसल, तो वो सारा कुछ जो है आइसोटोनिक में आता है। यानी कि जितने एक्सरसाइज विजुअल सामने दिखाई दे रहे हैं आपको सारे आइसोटोनिक है। अब आइसोकाइनेटिक, आइसो मींस कांस्टेंट, काइनेटिक में गति। गति को हम लोग मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? पहले दो ही तरह का होता था, लेकिन 1960s में जेब पेरिने नाम के एक आदमी ने, जो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन निकाला। उस मशीन में आप स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते थे, जैसा ट्रेडमिल होता है। ट्रेडमिल में क्या है, आप वहां पर लिखा रहता है स्पीड, वो स्पीड को आप रख दीजिए, उतना ही तेजी से वो घूमेगा, आपको पैर को उसी अंदाज में घुमाना है। यानी आप स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं वहां पर। तो जहां कांस्टेंट स्पीड को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारी किताब में लिखा हुआ है कि व्हेन वी डू एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ मशीन वेयर वी कैन मैनिपुलेट द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक का एग्जांपल, उसको आइसो मींस कांस्टेंट, मैट्रिक मींस डिस्टेंस, आइसो मींस कांस्टेंट, टोन मींस टोनिंग ऑफ मसल, और आइसो मींस कांस्टेंट, काइनेटिक मींस जो है मूवमेंट या फिर स्पीड। ये अगर आप कर देते हैं, उसका एग्जांपल लिख देते हैं, आपका एक भी नंबर यहां नहीं कटेगा। तो यहां पर स्ट्रेंथ खत्म होता है। स्ट्रेंथ के बाद आपको डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ने के बाद आपको पढ़ना एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या है? एंडोरेंस ENDUR, इंड्योर से बना। इंड्योर मींस टू सस्टेन एनी एक्टिविटी। जब किसी एक्टिविटी को आप लंबा सस्टेन कर सकते, दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस। एंडोरेंस जो है उसमें अगर उसके नेचर के साथ देखा जाए तो बेसिक एंडोरेंस, जैसे आज मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिक एंडोरेंस है। बैठना, चलना, घूमना फिरना, दैट इज कॉल्ड बेसिक एंडोरेंस, जो बेसिक गतिविधि होती है। इवन कि हल्का जॉगिंग करना भी बेसिक एंडोरेंस में आ जाएगा। जनरल एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू स्पोर्टिंग मूवमेंट फॉर ए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये वो जनरल एंडोरेंस। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी स्पोर्ट एंड कैन बी डेवलप्ड परफॉर्म जनरल एक्सरसाइजेस। जैसे जनरल हम जॉगिंग कर रहे हैं, जनरल हम रनिंग कर रहे हैं, तो एक हमारा एक बेसिक जनरल एंडोरेंस डेवलप हो गया। लेकिन क्या होता है ना, हर एक व्यक्ति जब किसी स्पोर्ट्स में घुसता है तो वो काम करने का, वो स्पेसिफिक काम करना, उसका जब एंडोरेंस डेवलप होता है, उसको ज्यादा देर तक कर पाता है। जैसे आप में से जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनका एंडोरेंस लिखने में अच्छा होगा। कोई कोई 4-4 घंटा लिख सकता है। अब मेरा जो वॉलीबॉल में खेल सकता हूँ 2 घंटा भी, लेकिन लिखने के लिए आधा घंटा या 10 मिनट में ही हाथ पूरा पकड़ लेता है, जाम हो जाता है, क्योंकि मेरा एंडोरेंस वह स्पेसिफिक वहां नहीं है। तो जब किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए एंडोरेंस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंडोरेंस। तो 3 तरह का एंडोरेंस आपका हो गया। जैसे साइकिलिंग में किसी का है, किसी का वॉलीबॉल खेलने में, किसी का बास्केटबॉल खेलने में, किसी का फुटबॉल खेलने में, तो ये सब जो है स्पेसिफिक एंडोरेंस में आता है। लेकिन जनरल एंडोरेंस में जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग या पुशअप, पुलअप जो भी आप कर रहे हैं, ये भी जब आप ज्यादा आगे तक ले जाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो अब कोई 100-150 अगर पुशअप करे तो स्पेसिफिक में ही चल जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए जनरल और बेसिक एंडोरेंस तो चाहिए, तभी आप स्पेसिफिक बाद में बनाते हैं। जनरल और बेसिक नहीं है जिसका स्पेसिफिक भी बाद में नहीं बन पाएगा। यानी जनरल और बेसिक जो है वो बेस है, तब उस पर स्पेसिफिक डेवलप होता है, याद रखिएगा। अब ये जो है एंडोरेंस डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड है? तो पहला है कंटिन्यू, और एक और दिया हुआ है। अगर हम इसको इसमें मानेंगे कि
स्पोर्ट्स के अगर टाइम के आधार पर मानेंगे तो इंड्योरेंस कितने तरह का होता है, तो स्पीड इंड्योरेंस, अगर 45 सेकंड से कम कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी को तेजी से तो दैट इज कॉल्ड स्पीड इंड्योरेंस। 45 सेकंड से 2 मिनट तक कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस। 2 मिनट से 15 मिनट तक मिड टर्म इंड्योरेंस। और 15 मिनट से ज्यादा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। याद रखिए फिर से, 45 सेकंड से कम तक स्पीड इंड्योरेंस, 45 सेकंड से 2 मिनट तक शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, 2 मिनट से 15 मिनट तक मिड टर्म इंड्योरेंस, 15 मिनट ज्यादा जितना भी देर तक कर रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। तो ये इंड्योरेंस का टाइम के आधार पर, वो था नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर 3 है, बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक, और टाइम के आधार पर 4 है, स्पीड इंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस, मिड टर्म इंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस। याद रखिएगा। अब इसके बाद इंड्योरेंस को कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे मेन है जो कि सदियों से चला आ रहा है इंड्योरेंस डेवलप करने के लिए, प्राचीन एंशिएंट ओलंपिक से 776 बीसी चला आ रहा है और हम लोग भी यही शुरू से जानते थे, वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। दौड़ना है तो लंबा दौड़ो, अपने आप इंड्योरेंस डेवलप हो जाएगा। पढ़ना है तो बैठ के जबरदस्ती पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ने का इंड्योरेंस डेवलप हो जाएगा। जो काम करना है लगातार करो, धीरे धीरे उसकी एबिलिटी बॉडी में आने लगेगी। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, इसको जो है उनको खोजा है डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकेन, ERNST VN वैन AAKEN आकेन, 1960s में। अब यहाँ एकदम एडजेक्ट 61 62 ऐसा रहता तो 60s कर देता ताकि सही हो जाए। इसमें अब कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या है, बेसिकली आपका मिनिमम 30 मिनट से ज्यादा कोई भी एक्टिविटी लगातार, अगर रनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट ज्यादा रनिंग करते रहेगा, तभी वो आता है इसमें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आपका कितना माने डेवलप होना चाहिए, तो आपका हार्ट बीट देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि हार्ट बीट आपका कहां से कहां पहुंच रहा है। मैंने एक और वीडियो बताया था कि अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को समझना है तो MHR को समझना होगा, ये दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है, तो 220 माइनस योर एज। तो 220 माइनस योर एज, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मेरा 50 इयर्स हो रहा है तो 220 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 इयर्स, तो सॉरी 170, तो 170 मेरा MHR है, मैंने इसके करीब पहुंचे 90 और इसके तरफ, तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट कोलैप्स भी हो सकता है। तो वो अपने आप रुक जाता है, बॉडी इतना कर ही नहीं पाता है, और अगर मजबूरी में करना पड़ गया तो आपके लिए हार्मफुल है। तो अब देखना क्या है कि क्या हमारा MHR का कितना परसेंट हम जा रहे हैं। तो MHR का 50 के अराउंड जब आते हैं तो आपका एक्सरसाइजिंग शुरू होता है एक तरह से। तो यहां पर एक रेंज दिया रहता है कि आपका MHR कितना भी हो, लेकिन इसी रेंज में एक्सरसाइज चलना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक एज ग्रुप के लिए 20 से 30 साल के लोगों के लिए है ज्यादा, क्योंकि आगे के लिए फिर चेंजेस होने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप नेशनल इंटरनेशनल में जा रहे हैं तभी ये सब चीज डेवलप करते हैं, जब डेवलप करते हैं तो आपके लिए हार्ट रेट उसी अनुसार रहता है। तो ये भी 2 तरह का है, शॉर्ट स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। तो स्लो कंटिन्यूअस मेथड जो होता है इसमें 140 टू 160 हार्ट बीट तक जाना चाहिए। अब हार्ट रेंज डाल दीजिएगा ना, अंडरलाइन कर दिया तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। 140 टू 160 जाना चाहिए किसमें, स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में। और फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग अगर थोड़ा आप अनुभवी एथलीट हो गए हैं तब ये कंटिन्यूअस करना है आपको थोड़ा तेजी से, तो वहां 160 टू 180 हार्ट बीट। ये जरूर अगर मेंशन कीजिएगा टाइमिंग के साथ कि मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए, हार्ट बीट ये रेंज में पहुंचना चाहिए, ठीक है। और कुछ टेक्निकल टर्म यूज कीजिएगा तो नंबर अच्छा मिला, जैसे VO2 मैक्स जो है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का मैक्सिमम जो है क्षमता आ जाता है, कैपेसिटी ऑफ मसल कंज्यूम ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ठीक है। ये एरोबिक, और जब आप तेज करने लगते हैं तो एनारोबिक में चल जाता, तो पता चलेगा कि चेक करना कि इनको मालूम है एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है। जब भी आप लंबा किसी चीज सस्टेन करते हैं तो एरोबिक में ही कर सकते हैं, एनारोबिक में नहीं कर सकते। लास्ट में जब तेज करने शुरू किया एनारोबिक में तो आपको रुकना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसी किसी बुक में बीकला भी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जो 2-3 जगह क्रॉस चेक किया तो वोल्डेमर ग्रेस्चर ये 1930s में इन्होंने बहुत सारा चीज डेवलप किया है। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में इन्होंने डेवलप किया 1930s में, और ये फिनलैंड में डेवलप हुआ था। इसमें जो है रेट जो है अचानक 180 तक बढ़ाना है, जब हम एफर्ट लेंगे 180 तक, और जब डाउन करेंगे तो 120 टू 130 तक आ जाएगा। इसको इस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और आप लिखिएगा तो भी इफेक्टिव रहेगा,
कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन। एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये जो है इसमें व्हेन एफर्ट गोज ऑन द हार्ट बीट शुड रेज अप टू 180 and in the recovery phase it should be go down to 120 30 120 around. Now again effort again recovery, हार्ट क्या करता है, तेजी से पंप करता है, 100 मीटर तेज दौड़े 180 तक चला गया, फिर 100 मीटर थोड़ा सा स्लो है तो 130 तक आया, फिर तेज, तो हार्ट को आदत हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जब जाते हैं तो तेज एक्टिविटी होता है, फिर स्लो होता है, तो बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा मेथड है। इसलिए पूरी दुनिया में इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, इवन हम लोग भी जब नेशनल लेवल पर गए खेलने के लिए तो हम लोग ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हर कोई किया है, जो भी स्पोर्ट्स है सब जानते होंगे, स्लो फास्ट करना, ठीक है। रिपीटिशन मेथड कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। रिपीटिशन मेथड का भी इन्होंने डेवलप किया है और वर्डमर गस्टिन ने 1930s में। इसमें किसी भी चीज को रिपीट करते रहना कंटिन्यूस की तरह, माने गए आए। जैसे द रिपीटेशन मेथड इज कैटेगराइज्ड इनटू हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी, जैसे कि वो था शुरू में। ये कंप्लीट रिकवरी के बाद तुरंत करना है। इसमें जैसे इंटरवल में क्या है, कंप्लीट रिकवरी नहीं है, 120-30 कंप्लीट रिकवरी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट रिकवरी है 80 के अराउंड, क्योंकि 72 बीट पर मिनट हमारा जो है करीब होना चाहिए, लेकिन 80-84 तक को भी, 85 तक को भी हम लोग नॉर्मल रेंज में ही लेके चलते स्पोर्ट्स में। तो 80 के अराउंड नहीं आने दे रहा है, यहाँ 120 में ही फिर एफर्ट ले ले। एफर्ट रिकवरी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर रिप्रेशन में बोलता है कि एक जगह पूरा दौड़ के थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट, फिर नॉर्मल फिर दौड़िए, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन मेथड, ठीक है। नाउ लेकिन ये सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है मेथड में। स्पीड क्या है ये हर कोई जानता है। स्पीड इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, एनी पार्ट ऑफ बॉडी और होल बॉडी टू डू एनी वर्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम। फिर से सुनिए, इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यही है स्पीड। अब ये स्पीड जो है वो कितने तरह होता है, तो किसी का रिएक्शन, जैसे बिल्ली उल्ली है उसका रिएक्शन स्पीड बहुत तेज होता है, आदमी में जिसका रिएक्शन स्पीड ठीक है, अगर मैक्सिमम स्पीड बराबर है लेकिन रिएक्शन में जिसका ठीक है वो 100 जीत जाएगा, क्योंकि जैसे गन फायर होगा वो पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो पहले निकला तो पहले जीत जाएगा। तो रिएक्शन स्पीड, हाउ फास्ट यू आर रिएक्ट टू एनी स्टिमुली, कोई भी स्टिमुलस आपको मिला तो उस पर कितना फास्ट रिएक्ट किए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड क्या है, तो जब हम लोग स्टार्ट किए तो हो सकता है दोनों का एक ही हो, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन फास्ट हुआ तो हम तेजी से मैक्सिमम स्पीड पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन स्पीड। मूवमेंट स्पीड, जो मेन मूवमेंट है उसको हम कितने स्पीडली कर पा रहे हैं, और स्पीड एंड्योरेंस, अब उस स्पीड को कितना देर तक सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये है स्पीड का प्रकार। ये पूछ सकता है कि क्या है ये सब स्पीड। मेथड्स डेवलपिंग स्पीड, दो ही मेथड है, एक्सेलरेशन रन मेथड और पेस रन मेथड। तो एक्सेलरेशन रन मेथड को भी उन्होंने डेवलप किया है 1930s में। किन्होंने, जिन्होंने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किया था, वोल्डमर गेस्टलर, इन्होंने ही रिपीटेशन मेथड भी किया है, इन्होंने ही एक्सेलरेशन रन मेथड भी किया है 1930s में। ये जो है ये एक्सेलरेशन रन मेथड मैंने क्या बताया कि जितना फास्ट एक्सेलरेट करने आप सीख जाएगा उतना जल्दी मैक्सिमम स्पीड पहुंच जाएगा। हर कोई का मैक्सिमम स्पीड के बराबर भी है, तो उस मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में टाइम लगता है। जैसे नहीं होता है कि आजकल नया बाइक आ रहा है, नया कार आ रहा है, क्या मैक्सिमम स्पीड बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए 1 सेकंड में 90 की स्पीड पहुंच जाए, यानी उसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, उसके लिए एक्सीलेटर रहता है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड को डेवलप करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट द एथलीट स्टार्ट रनिंग इन फाइन मूवमेंट, विथ फाइन मूवमेंट एंड ट्राई टू एक्सेलरेट एज सून एज पॉसिबल टू इट्स मैक्सिमम स्पीड। ये होता है आपका छोटे 100 to 100 के लिए एक्सेलरेशन सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन मिडिल पेस के लिए क्या है, आपको एक पेस पकड़ना जरूरी है जिस पेस में आप सस्टेन कर सके पूरी गतिविधि को। तो मिडिल डिस्टेंस के लिए पेस रन मेथड, मिडिल डिस्टेंस के स्पीड को मेंटेन के लिए पेस रन मेथड, 100 to 100 के लिए 400 तक के लिए एक्सेलरेशन रन मेथड। तो याद रखिएगा 100 to 100 स्प्रिंटिंग के लिए एक्सेलरेशन रन मेथड डेवलप करने के लिए, और स्पीड को डेवलप करने के लिए थोड़ा लंबा स्पीड डेवलप करना है तो पेस रन मेथड। पेस रन मेथड में as soon as we start we just try to get a pace for completing whole distance। और पेस रन मेथड पेरी क्यूरिटी ने डेवलप किया था मिड 20th मतलब कि 1950s के करीब में डेवलप हुआ था। चूंकि एग्जैक्ट ईयर जब नहीं मालूम रहता है तो इसी तरह लिखा जाता है 1950s के करीब।
ठीक है। पेस रन मेथड, एक्सेलरेशन रन की तरह पेस रन में क्या है, हमको स्टार्ट करते हैं एक पेस पकड़ना, उसी पेस में पूरे डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करना है। पेस रन मेथड इज गुड फॉर डेवलपिंग स्पीड फॉर मिडिल डिस्टेंस रेसेस, बट द एक्सेलरेशन रन मेथड इज बेस्ट फॉर स्प्रिंटिंग रेसेस लाइक 100 and 200। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यू पूछ सकता है, और नहीं पूछे तो आप आंसर लिखने समय अगर इसको कोट करेंगे। याद रखिए ब्लू पेन के अलावा पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा और कोई अलग कलर का पेन यूज मत कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑफ द मसल टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट। जैसे यहां तक मूवमेंट हुआ, मेरा और पीछे जा सकता है और हाथ पीछे जा सकता है, तो लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। तो एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू लार्जर रेंज ऑफ मूवमेंट। अब फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी रहती है उसको चोट कम लगता है, फ्लेक्सिबल जो बॉडी होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है। आगे के चैप्टर्स में बताया हुआ है कि स्पीड को डेवलप करने के लिए भी आपके फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं तो स्पीड कम होगा, फ्लेक्सिबल है तो इंजरी कम होगी। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, कभी कभी अगर दे देता है कि विच फ्लेक्सिबिलिटी है लार्जर एम्पलीट्यूड या लार्ज रेंज, तो लगता है कि एक्टिव तो नाम से एक्टिव लग रहा है, यही ज्यादा होगा। नहीं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जब आप खुद से करते हैं, जैसे मैं हाथ यहां तक ले आ पा रहा हूं, ये है एक्टिव। जैसे ये मैं हाथ ला रहा हूं यहां तक, ये एक्टिव। जबकि सपोर्ट से लूंगा तो ये पैसिव हो गया, क्योंकि ये पार्ट पैसिव हो गया, हम सपोर्ट दे रहे हैं तो ये ज्यादा चला गया। तो कभी भी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज ज्यादा होता है। Active flexibility when subject do any flexibility activity with by oneself, that is called active, and when with the support of any trainer or anyone, that is called passive। तो passive का large range होता है, याद रखिएगा। अब methods of improving flexibility, इसको कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग। तो पहला है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड यहां तक ले गए, धीरे धीरे जहां दर्द हो रहा वहां रुके, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। अब इसको थोड़ा सा ऐसे से जर्क दिए तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। बैलिस्टिक मेथड, बैलिस्टिक में क्या है, ये जर्क ये जर्क ये जर्क और गोल गोल जर्क लिए। बैलिस्टिक बिना वार्म के नहीं करना चाहिए। बैलिस्टिक ट्रेंड जो एथलीट ने उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंजुरी कर सकता है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड स्पोर्ट्स से पहले वार्मिंग अप के रूप में भी किया जा सकता है। उसको थोड़ा स्लो गए, थोड़ा जर्क दिए, नीचे तक आए, फिर गए नीचे तक, थोड़ा जर्क दिए आए। ये जैसे एक बार में यहां तक गए, दूसरा बार में थोड़ा आगे तक गए, यहां तक गए, फिर तो आगे तक गए, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड में। तो ये जो है आप वार्म अप के रूप में भी करते हैं हम लोग। वार्म अप के रूप में जो बॉडी हिलाते हैं, थोड़ा सा पीछे तक गए, थोड़ा सा आगे तक गए, जहां तक मन किया वहां तक। तो ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड मे बी द पार्ट ऑफ वार्म अप, बट बैलिस्टिक मेथड शुड बी परफॉर्म आफ्टर प्रॉपर वार्म अप। ये दोनों याद रखिएगा। बैलिस्टिक मेथड इज बेस्ड ऑन स्विंग एंड स्ट्रेच। बॉडी में कहीं भी स्विंग और स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे यहां तक गए स्ट्रेच की, यहां तक गए, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक। अब मेन मेथड है जिसको कि पूछता अधिकतर, वो है पीएनएफ मेथड, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन मेथड। कभी कभी तो एमसीक्यू में यही पूछ देता है इसका फुल फॉर्म। तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर, इसको पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है कि पीएनएफ मेथड आल्सो कॉल्ड तो पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। अब इसका मेथड भी जो है क्या है पीएनएफ का, कि जैसे मेरा बॉडी यहां तक स्ट्रेच हुआ, तो यहां पर हमने रखा है इसको 5 सेकंड तक, 5 से 10 सेकंड। अब क्या है कि बॉडी में जहां सेंसेशन है वहां तक रुके, अब इसको अपोजिट फोर्स लगाएंगे, अपोजिट फोर्स, लेकिन इधर से भी फोर्स रहेगा जो हम इधर किए थे, उसका अपोजिट फोर्स लगाए, अपोजिट फोर्स रोके रहे, उसका जैसे ही छोड़े तो और थोड़ा बढ़ा दिए, और थोड़ा बढ़ा दिए, यहाँ 10 से 15 सेकंड, फिर वहां रोके, फिर उसके बाद क्या किए, थोड़ा सा रिलैक्स दिए, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ा फर्दर। इसका 3 से 5 रिपीटेशन जब करते हैं हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड पीएनएफ मेथड। ठीक है, यहां पर लिखा है ऑल्सो नोन एज पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच and based on the principle of proprioceptive neuromuscular facilitation, the principle states that if a muscle is contracted maximally for a few seconds, the muscle gains maximum relaxation after the contraction. In this method, the muscle is first contracted for 5 to 7, ये 5 to 10, 5 to 7 ऐसे सेकंड शुरू में है, and then gradually stretch to the utmost limit to help to 8 to 10 सेकंड। यहाँ 8 to 10 है, कहीं 10 to 15 है, लेकिन हम लोग इसी को लेके चलते हैं क्योंकि सीबीएसई का से निकाले हुए हैं। तो 5 to 7 पहले धक्का दिए, फिर 8 to 10 इसको अपोजिट धक्का दिए, और उसके बाद दिस प्रोसेस रिपीटेड 4 to 8 टाइम्स फॉर
एवरी मसल ग्रुप। जैसे इसको धीरे धीरे बढ़ाते गए तो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को मैंने अलग से बताया हुआ है और अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी में यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इस किताब में जो है 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। सातों को मैं याद कराने के लिए मैंने क्या कहा था, A फॉर ऐप कर दिया, B फॉर बैट कर दिया, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गॉड, और उससे रिलेट कर लीजिएगा। ऐप जो है कपलिंग, कपल से बना है, कपलिंग एबिलिटी। तो ऐप का क्या है, 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी को एक साथ कपल करके कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। एक सर्टेन टाइम एंड स्पेस पे आप कहाँ हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो आप याद रखिएगा कि ऐप इतना समझदार जानवर है कि 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी को केला ऊपर टांग दिया तो स्टूल लगा लेगा और वहां भी चल जाएगा। ये प्रयोग में देखा गया है। तो 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी कंबाइन करके इफिशिएंटली करने की जो क्षमता है, द एबिलिटी टू डू 2 और मोर देन 2 वर्क्स टुगेदर इफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड कपलिंग एबिलिटी। और उसके बाद होता है, कपलिंग के बाद आता है दूसरा ओरिएंटेशन। इन सर्टेन टाइम स्पेस इफ यू नो अबाउट योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो इसको बैट से लेकर, बैट क्या होता है, अंधेरा में भी उड़ते हुए जाता है और उसकी आंख ठीक से दिखाई देती है, लेकिन रडार से वो देख लेता है कि रडार से जब टकरा के आवाज आता है तो उससे महसूस कर लेता है कि मुड़ना है, मुड़ जाता है। यहाँ सर्टेन टाइम ऐसे स्पोर्ट्स में होता है, फुटबॉल में आप बॉल लेके भाग रहे हैं, ओपोनेंट आ रहा है उसको भी देख रहे हैं, फील्ड में जहां जहां मेरे प्लेयर उसको भी स्पेंटली देख रहे हैं, तो ये है ओरिएंटेशन एबिलिटी। वॉलीबॉल में अगर बॉल बना, आप जंप किया, आप ब्लॉकर को भी देख पा रहे हैं, प्लेस भी देख पा रहे हैं कहाँ खाली है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी। सी यानी कैट, कैट रिएक्शन एबिलिटी, जो कि मैंने बताया कैट का रिएक्शन टाइम बड़ा अच्छा होता है। जिसका भी रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, उसका स्पीड अगर बराबर भी रहा तो जल्दी मूव करेगा, जल्दी पहुंचेगा। डी यानी डॉग, डॉग यानी बैलेंसिंग एबिलिटी। डॉग जो है एक ऐसा जानवर जो आदमी के साथ ज्यादा रहा है शुरू से, इसलिए वो 2 पैर पर भी थोड़ा दूर तक चल लेता है, 2 पैर पर खड़ा होकर भी रोटी पकड़ लेता है आराम से। किसी भी जानवर की अपेक्षा, किसी भी और 4 पैर पर चलने वाले जानवर की अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा 2 पैर पर बैलेंस कर पाता है। तो डॉग को रिलेट करना बैलेंसिंग एबिलिटी से। ई एलिफेंट, एडेप्टेशन एबिलिटी। इसको प्लेयर से भी रिलेट कर लेना कि कुछ प्लेयर होते हैं जिनकी बैलेंसिंग एबिलिटी अच्छी होती है, तो किसी भी जगह लैंड बड़ा अच्छा करते हैं, स्मूथ करते हैं, तो उनका जो है चोट कम लगता है क्योंकि बैलेंसिंग ज्यादा होता है। कोई कोई नया नया सिचुएशन में ना अडेप्ट नहीं कर पाते, जो नया सिचुएशन जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो कभी भी स्पोर्ट्स में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने ग्राउंड में खेलने में अच्छा लगता है, जबकि मैचेस तो जगह जगह होंगे। तो एडेप्टेशन एबिलिटी भी जरूरी है। हाई एल्टीट्यूड में खेलना, लो एल्टीट्यूड में, गर्मी में खेलना, ठंडे में खेलना, तो अपने बॉडी को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसको ई फॉर एलिफेंट से एडजस्ट याद कीजिएगा। एलिफेंट पृथ्वी पर रहने वाला सबसे भारी जानवर है। इससे ज्यादा भारी होता था डायनासोर, जो कि अडप्ट नहीं कर पाया सिचुएशन में, तो वो विलुप्त हो गया। ये अडप्ट करके इसलिए जिंदा है, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा। एफ फॉर फिश, फिश से रिदम। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे बोलने में अगर रिदम है, मेरे हैंड के मूवमेंट रिदम है, तो बोलने का रिदम सुनने में अच्छा लगेगा। अगर बॉडी का मूवमेंट है तो डांस देखने में अच्छा लगेगा, और गाने का रिदम है तो सुनने बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सारा रिदमिक चीज जो है, उसी तरह स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिसका स्मार्ट होता है, रिदमिक होता है, उसको देखता लोग बार बार कि कितना रिदम में स्मैश किया, कितना रिदम में बैट चला उसका। तो रिदमिक एबिलिटी स्पोर्ट्स में काफी काम आती है। जिसमें रिदम ज्यादा अच्छा होता है उसका एंडोरेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट रिदम के बाद आता है एफ, फिश से इसको रिलेट कीजिए। फिश में रिदम होता है तैरने में, इसलिए लोग इक्वेरी में रखते हैं। जी फॉर गॉड, गॉड जो है वो एक ऐसा जानवर है जो इसको बचपन से खिलाया है, तो अपने मालिक को छोड़ के पहचान पाता है कौन मालिक का विरोधी है, और उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उसको मारने भी लगता है। तो यहाँ है डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। तो डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी को गॉड से रिलेट कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी को एकोमोडेट करना एक साथ, यानी एक हाथ इधर से घुमा रहे तो अगला हाथ इधर से घुमा रहे, ऐसा को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम साथ में। तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इज टू अटेन द हाई फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस, इट्स द एबिलिटी टू अचीव द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये देखिएगा जंगली जो पहाड़ी जो बकरे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ के एकदम कोना कोना पत्थर पर भी खड़ा हो जाते हैं, वहां से कूद के ऐसे जगह खड़ा हो जाते हैं जहां पर चीता को जाना मुश्किल होता है। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मूवमेंट को एफिशिएंटली कर पाना, यानी कॉपलिंग से थोड़ा सा और आगे ही का डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ठीक है, अब जो है इसको डेवलप करने के लिए मेथड तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, आपको अपने से देखना होगा कि कैसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ कुछ मेथड्स जो है रिएक्शन एबिलिटी को रिएक्शन की तरह, और कॉपलिंग एबिलिटी को स्पोर्ट्स के डिफरेंट गतिविधियों के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। ये पूछता नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं आपका, यहाँ कॉपलिंग एबिलिटी तक है।
मुझे लगता है कि ये आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में से प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसमें आप सारे चैप्टर्स के हैं। अगर लास्ट टाइम रिवीजन फास्ट करें, कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो वो स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ देख लीजिएगा जहाँ दिक्कत हो रहा हो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।